हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाइथन जेंगो में एक सिंपल क्विज़ सिस्टम बताऊंगा कैसे हम बना सकते हैं, जिसमें हम जेंगो के साथ साथ जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो रहेगा माइस्क्वेल, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी का कोड भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने इसको रन किया तो रन करते समय यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले हो रही है, कांट कनेक्ट टू माइस्क्वेल। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटाबेस माइस्क्वेल यूज़ किया है तो मुझे जैम्प को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माइस्क्वेल के लिए मैं जैम्प सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो मैं अपना जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैम्प के अंदर जाके मैंने जैम्प को कर दिया स्टार्ट। ओके, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन के बेसिक्स पता है, मतलब आपको पाइथन की जो बेसिक कमांड्स होती हैं आपको पता होगा कि कैसे हम माइग्रेट करते हैं, कैसे मेक माइग्रेशंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको ऐसा नहीं बता रहा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट के अंदर कैसे ऐप बनाते हैं, वो नहीं बता रहा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने जैम्प यूज़ किया है तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो डेटाबेस रहेगा वो किस नाम का रहेगा। जब भी आप एसक्यूएलाइट की जगह अगर कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ करते हो, जैसे आप एसक्यूएलाइट यूज़ करते हो तो एसक्यूएलाइट तो जेंगो में डिफ़ॉल्ट होता है, बट अगर आप माइस्क्यूएल यूज़ करोगे, ठीक है, आप देख रहे हो मैंने ये एसक्यूएलाइट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कमेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 बार ये सिंगल कोट्स लगा दिए और लास्ट में भी 3 बार सिंगल कोट्स लगा दिए, तो ये कमेंट हो गया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था वो एसक्यूएलाइट के लिए लिखा हुआ था, और अगर मैं माइस्क्यूएल यूज़ करता हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ता है। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि हम माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हैं और हमारे डेटाबेस का नाम क्या रहेगा। ठीक है, जिस नाम से भी आपको डेटाबेस बनाना हो वो आप नाम यहाँ लिखोगे। फिर यूज़र नेम, बाय डिफ़ॉल्ट जो माइस्क्यूएल में यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता है, सर्वर का ये आईपी एड्रेस होता है लोकल सिस्टम में, एंड ये पोर्ट नंबर होता है। तो हम इस नाम का एक बना लेते हैं डेटाबेस। तो क्योंकि मैंने माइस्क्यूएल स्टार्ट किया हुआ है, जैम्प स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के जब एंटर करूँगा तो मेरे पास php myadmin आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया django सिंपल क्विज़। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, बट इसमें अभी कोई टेबल्स नहीं है, तो हमें अब टेबल्स भी क्रिएट करना है। तो टेबल मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है। अगर आप इसमें देखोगे तो मॉडल्स डॉट py के अंदर हमने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया है एग्ज़ाम नाम का, एक क्लास बना दी एग्ज़ाम नाम की। उसमें ये फील्ड्स हैं, क्वेश्चन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस मॉडल को मुझे माइग्रेट करवाना है, तो मैं टर्मिनल पे जाके यहाँ पे पहले इसको स्टॉप करता हूँ और मेक माइग्रेशन कमांड चलाता हूँ, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो पहले मैं यहाँ पे माइग्रेट कमांड चलाता हूँ। ठीक है, पहले हमने माइग्रेट कमांड चला ली और उसके बाद चला लेते हैं मेक माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तो बता रहा है कोई चेंज नहीं है, नो चेंजेस डिटेक्टेड। तो एक बार हम यहाँ पे आते हैं django सिंपल क्विज़ के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे ये सारे टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। वैसे आप जब चलाओगे तो आपको मेक माइग्रेशन भी एक बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले इस कोड को दूसरे सिस्टम में चलाया था और अभी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। ठीक है,
तो मुझे मेक माइग्रेशन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे मैंने माइग्रेट किया। तो जो मॉडल था मेरा, जो मैंने बनाया था एग्ज़ाम नाम का, वो भी यहाँ पे आ चुका है, टेबल के फॉर्म में ये यहाँ पे आ चुका है। और जेंगो जो आपको डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स प्रोवाइड करता है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा एग्ज़ाम नाम का टेबल है। ओके, तो एग्ज़ाम नाम का मैंने टेबल क्लास यहाँ बनाया है। अब इसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं मेरे, तो ये आप देख रहे हैं आईडी तो अपने आप जनरेट होता है, क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा नहीं है तो पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट में और एक क्वेश्चन और उसके बाद ऑप्शंस देते हैं। आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना लिखा। फिर मैंने आंसर दे दिया यहाँ पे पैरट, एंड उसके बाद मैं लिखा पीकॉक, फिर मैंने लिखा स्पेरो, एंड एक ऑप्शन मैंने और दे दिया, यहाँ पे मैंने लिखा पीजन। देन लास्ट में मैंने करेक्ट आंसर बता दिया पीकॉक। ठीक है, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब जैसे ये मेरा करेक्ट आंसर है तो जैसा स्पेलिंग यहाँ लिखा है वैसा ही मैं यहाँ पे दे दूँगा। गो पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे ब्राउज़ करके तो एक डेटा आ चुका है। इसी तरह मैं 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन लिखा और इसके मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। मैंने लिखा मुंबई, देन आफ्टर मैं लिखा दिल्ली, उसके बाद मैं लिख देता हूँ बेंगलोर, एंड लास्ट में मैं लिख देता हूँ हैदराबाद। ठीक है, कुछ भी मैंने 4 ऑप्शन दिए, इसमें से एक कोई सही होगा तो मैं दिल्ली मेरा सही आंसर है तो इसको मैं करेक्ट आंसर में रख देता हूँ। ठीक है, मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इग्नोर पे टिक हटा देता हूँ और यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यही क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। ठीक है, इग्नोर पे टिक हटाया एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। सबसे पहले मैंने लिख दिया न्यूयॉर्क, एंड देन आफ्टर मैंने लिखा वॉशिंगटन, फिर मैंने लिख दिया और क्या लिख सकते हैं, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के अलावा मैं लिख दिया टेक्सास। ठीक है, और एक करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। करेक्ट आंसर मैंने दे दिया वॉशिंगटन। ठीक है, अब मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ तो ये दोनों रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप MySQL यूज़ करते हो तो आपको ये लिखना है settings.py के अंदर। ठीक है, आप इसको कमेंट कर दोगे। ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है ये SQLite के लिए लिखा हुआ है और इसको कमेंट करके आप क्या करोगे, MySQL यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ये कोड लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद मॉडल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। एक हमने मॉडल बनाया है एग्ज़ाम नाम का, उसके अंदर ये सारी हमारी फील्ड्स हैं। देन आफ्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैंने यहाँ पे एक
टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर बनाया है, ये बेसिक्स आपको पता होंगे। ठीक है, क्विज़ नाम की ऐप के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है सिंपल क्विज़ सिस्टम। उसके अंदर एक हमने ऐप बनाई है क्विज़ नाम की, उसके अंदर मैंने टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर बनाया और टेम्पलेट्स फ़ोल्डर के अंदर index.html नाम का पेज है। ठीक है, उसके अलावा views.py को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। views.py के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो मैंने ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा। क्विज़ नाम की ऐप के अंदर जो मॉडल्स हैं उसको इंपोर्ट करना है। तो मॉडल मेरा जो है एग्ज़ाम नाम का मॉडल, एक ही मॉडल था, मल्टीपल होते तो मैं यहाँ पे स्टार लगा सकता था, बट एक ही मॉडल है तो मैंने सीधे नाम लिख दिया, या फिर स्टार भी लिख सकता था, स्टार का सिंबल भी लगा सकता था। अब ये हमारा एक फंक्शन है होम नाम का। इसने क्या किया, एग्ज़ाम मॉडल से मतलब एग्ज़ाम टेबल से सारा का सारा डेटा गेट किया, इस वेरिएबल में असाइन कर दिया और रेंडर करवा दिया index.html पेज को। एंड ये जो हमने डिक्शनरी बनाया है उसमें हमने एग्ज़ाम को पास कर दिया। ओके, अब हम आते हैं, इसके अलावा तो मैंने कोई कोड urls.py के अंदर भी कोड किया है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। urls.py में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है, फ्रॉम quiz.views import स्टार। ठीक है, क्विज़ ऐप के अंदर जो व्यूज़ हैं सभी को इंपोर्ट करना है, मतलब जितने ही फंक्शन है सब इंपोर्ट हो जाएं। ठीक है, सबको हम यूज़ कर पाएँ। तो ये तो पाथ ऑलरेडी लिखा होता है, हमने यहाँ पे पाथ दे दिया, एक और पाथ यहाँ पे दे दिया कि जब हम कुछ भी मतलब URL में रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, जो पहला पेज खुलेगा, ठीक है, तो हमारा होम नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब होम नाम का फंक्शन कॉल होगा और वो index.html को रेंडर करवा देगा। तो आते हैं index.html पे, जिसमें हमारा मेन जो है लॉजिक है। तो index.html मेरा पेज है टेम्पलेट्स के अंदर और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ओपन क्लोज़ किया और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की और jQuery की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया है, मतलब CDNs जो होते हैं उसके लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए। ओके, देन आफ्टर आप देख रहे हैं कि कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड आपको दिख रहा है, कुछ jQuery का कोड दिख रहा है। ये जो कोड है वो jQuery का कोड है। एंड नीचे आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड आपको मिलेगा। ठीक है, पहले हम डिज़ाइन यहाँ समझते हैं। हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी के अंदर डिवीज़न क्लास यूज़ कर ली, कंटेनर। H1 में हमने लिख दिया सिंपल क्विज़ एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन, जेंगो, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। तो अब मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। अब ये रन भी हो जाएगा क्योंकि हमने माइग्रेशंस कर दिए हैं। ठीक है, पहले मैंने XAMPP स्टार्ट नहीं किया था इसीलिए इधर आ रही थी। ठीक है, तो ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट। काफ़ी सिंपल है, मतलब अगर आपको पूरा फुल फ्लेज क्विज़ एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का सोर्स डेमो आपको डिस्प्ले किया है। उसका सोर्स कोड आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करें इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट किए, अब मैं सबमिट करता हूँ तो क्या होगा, जो भी करेक्ट आंसर होगा मुझे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर डिस्प्ले होगा और यहाँ पे बता रहा है कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया था। आपने पैरेट सेलेक्ट किया, बेंगलोर सेलेक्ट किया, वॉशिंगटन सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो है डिसेबल हो चुका है, अब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब एक ही बार सबमिट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हमारे करेक्ट आंसर यहाँ हमने जो सेलेक्ट किया वो ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए, और कैसे हमने इसको डिसेबल किया, और कैसे हमने यहाँ पे ये सारा डेटा जो है कैसे हम डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तो ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन दिया है टॉप से 3 और कलर दे दिया मैंने
टेक्स्ट डेंजर क्लास का यूज़ कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो रेड कलर में आ रहा है और मार्जिन ऊपर से 3 आ रहा है। ठीक है, HR से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीज़न दिखेगा। डिवीज़न में मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फॉर लूप का यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये डिक्शनरी यूज़ किया था, एग्ज़ाम यहाँ पे नाम दिया है मैंने इसका। तो मैंने एग्ज़ाम से सारा डेटा फैच किया। ठीक है, सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो 1 बाय 1 फैच हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन एग्ज़ाम। पहली बार जब लूप चलेगा तो हम पहले रिकॉर्ड के सभी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हमने किया है। हमने एक टेबल के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आईडी को फैच किया है। तो ये आपको आईडी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है 1 2 3, ये क्या है, आईडी है ना। ये जो आईडी दिख रही है ना 1 2 3, वही आईडी यहाँ पे शो हो रही है 1 2 3। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस सिंबल लगा दिया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। एंड उसके बाद हमने क्वेश्चन लिख दिया, आई रोट क्वेश्चन को एक्सेस कर लिया। ठीक है, आई तो हमारा लूप का वेरिएबल है और क्वेश्चन हमारा ये डेटाबेस का फील्ड है। तो इसका पहला जो रिकॉर्ड है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे आ गया। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ गया जो हमने लास्ट में दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 रेडियो बटन बनाए हैं, जैसा कि आप आउटपुट में भी देख रहे हैं 4 यहाँ पे रेडियो बटन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 रेडियो बटन से सब में क्लास यूज़ की है आरबी नाम की। अब ये आरबी क्लास क्यों यूज़ की है वो तो हम जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी में इसको यूज़ करेंगे इस क्लास को। ये कोई प्री डिफाइंड क्लास नहीं है। और सब में हमने नाम दे दिया यहाँ पे i.id। ठीक है, तो i तो हमारा लूप वेरिएबल है और id हमारे कॉलम का नाम है। अब आपको पता होगा कि अगर हम नाम प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे नेम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको HTML के बेसिक्स अगर पढ़े होंगे आपने, तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि मल्टीपल रेडियो बटन भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं मल्टीपल रेडियो बटन सेलेक्ट ना हो पाएँ। जैसे इन सब की आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है आईडी। ठीक है, तो पहली बार जब लूप चला तो पहले सारे ऑप्शंस के लिए तो पहले रिकॉर्ड का आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, तो सभी का आईडी क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो सभी का आईडी 2 हो जाएगा। तीसरी बार लूप चलेगा तो सभी का आईडी 3 हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन का रिकॉर्ड का आईडी है वो, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ग्रुप बन गया, क्योंकि सबका आईडी सेम हो गया तो एक ग्रुप बन गया। तो ग्रुप हो जाता है तो एक ही ऑप्शन पे एक बार में सेलेक्ट हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आईडी मैंने दिया हुआ है, नाम मतलब आईडी दे दिया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, वैसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। वैल्यू ज़रूरी है। वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू में हमने यहाँ पे दे दिया, मतलब जिसको सिलेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें क्या जनरेट करना है वो वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये सब जो डेटाबेस से आ रहा है, मतलब पहले रिकॉर्ड का जब डेटा आएगा तो पैरट, पीकॉक, स्पैरो, पिजन, ये सब हमें मिलेगा। और ये हमने वैल्यू में भी यूज़ कर लिया और ये हमने रेडियो बटन के आगे भी डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये तो केवल डिस्प्ले हो रहा है, बट रेडियो बटन पे क्लिक करने से क्या वैल्यू मिलेगी, उसके लिए हमें वैल्यू में देना पड़ता है। ओके, अब ये हमने 4 ही रेडियो बटन बनाए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 4 एंड 4। ठीक है, 12 रेडियो बटन आ रहे हैं। 12 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये लूप के अंदर किया है हमने। अब लूप के अंदर जो भी होता है वो तो मल्टीपल टाइम होता है। ठीक है, तो मेरा सोर्स कोड कहाँ चले गया, हाँ ये रहा। तो ये सोर्स कोड आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ फॉर लूप यूज़ किया है। तो क्योंकि मैंने फॉर लूप यूज़ किया है तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे, 4 रिकॉर्ड होंगे, तो 4 4 4। ठीक है, 16 रेडियो बटन्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे 3 ही अभी मैंने क्वेश्चन डाले थे, तो मुझे 12 रेडियो बटन्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे 4 रेडियो बटन क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी बार लूप चलेगा तो 4 रेडियो बटन फिर से क्रिएट हो जाएंगे। ओके,
एंड उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर भी मैंने डिस्प्ले किया है और यहाँ पे CSS का यूज़ किया है। तो ये करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, एक लेबल बनाया, आईडी दे दिया करेक्ट आंसर, क्लास इसमें भी लगा दिया आरबी नाम का, एंड स्टाइल में हमने लिख दिया डिस्प्ले कॉलन नन। तो इससे क्या होगा, डिस्प्ले कॉलन नन लिखने से आप देख रहे हैं शुरू में आंसर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैंने ये डिस्प्ले कॉलन नन हटा दिया, तो क्या होगा, ये आंसर आपको शुरू में ही डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मुझे शुरू में आंसर्स नहीं डिस्प्ले करना है, जब बटन पे क्लिक होगा तो डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कॉलन नन कर दिया है, कलर ग्रीन कर दिया है, और जो करेक्ट आंसर मुझे डेटाबेस से मिला उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया, बोल्ड टेक के अंदर। और फॉर लूप के एंड होने के बाद हमने एक बटन बनाया, बटन क्योंकि फॉर लूप के एंड होने के बाद है तो एक ही बार क्रिएट होगा, ठीक है। एंड बटन का टाइप है सबमिट, क्लास यूज़ कर ली बटन बटन सक्सेस, ताकि यहाँ पे हमें एक ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर हमें मिल पाए। तो बटन सक्सेस क्लास का आप यूज़ करके ग्रीन कलर आपने प्रोवाइड किया, बूटस्ट्रैप की ये क्लास है। एंड बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ है, वैल्यू से आप लिखते हो बटन के ऊपर क्या आ जाए, और इसका आईडी हमने यूज़ कर लिया है B1। फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो गेट आंसर्स नाम का फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन मैंने ऊपर बनाया है, वो मैं अभी आपको डिस्प्ले करूँगा। ये जावास्क्रिप्ट का एक फ़ंक्शन बनाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नीचे आंसर्स आएंगे, जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने पे क्या होगा, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एंड कुछ ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे नीचे ये जो आंसर्स आपको दिख रहे हैं जो यूज़र ने सेलेक्ट किए, तो यूज़र ने जो आंसर सेलेक्ट किए हैं वो मैंने इस बोल्ड टेक के अंदर डिस्प्ले किए हैं। तो कैसे डिस्प्ले किए हैं, वो जावास्क्रिप्ट से हमने किया है, ऊपर हम देखेंगे। तो इसका आईडी मैंने दिया यूज़र्स आंसर्स। अब क्या होगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन कॉल होगा गेट आंसर्स, गेट आंसर्स नाम का फंक्शन कॉल होगा, और कंट्रोल सीधे जाएगा यहाँ पे गेट आंसर फंक्शन पे। अब यहाँ पे हमने लिखा शुरू में जो यूज़र्स आंसर्स नाम का एलिमेंट है, मतलब जो बोल्ड टैग है, तो शुरू में उसके अंदर कुछ भी ना रहे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं शुरू में जब पहली बार पेज खुला तो नीचे जो बोल्ड टैग था जिसमें यूज़र के आंसर्स थे जो यूज़र ने सेलेक्ट किए, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो शुरू में कुछ नहीं है। एंड उसके बाद हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट्स, यहाँ पे एस लगाया हमने, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ऐसे जितने भी टैग हैं, कौन से टैग, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग मैंने यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए हैं, 4 रेडियो बटन है, ये चारों क्या इनपुट टैग हैं। उसके अलावा एक बटन भी है सबमिट का, वो भी इनपुट टैग उसमें भी है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है टेक्स्ट बॉक्स भी बनाया हो तो वो भी इनपुट टैग के अंदर ही आता है। तो सारे इनपुट टैग सेलेक्ट हो जाएंगे और वेरिएबल ई के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स चाहेंगे तो यह एरे वर्क करेगा। फिर हमने लूप चलाया, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स क्यों जाएंगे, क्योंकि ये एस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी इनपुट टैग होंगे वो सारे इसमें असाइन हो जाएंगे। ओके, अब हमने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे 0 से लेके इसको कहाँ तक चलाया है, ई डॉट लेंथ तक चलाया है। ई डॉट लेंथ मतलब ये जैसे एक एरे की तरह एक्ट करेगा, तो एरे की लेंथ हमने फाइंड कर दी डॉट लेंथ का यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रेडियो बटन जितने भी इनपुट टैग होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें केवल रेडियो बटन को चेक करना है, टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन, उन सबको हमें चेक नहीं करना है, हमें रेडियो बटन को चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर टाइप क्या है, रेडियो है, मतलब रेडियो बटन है अगर आपका इनपुट कंट्रोल, तो हमें फिर वो भी देखना है कि उस पर टिक किया है कि नहीं टिक किया है, ठीक है। जिस पे टिक किया है केवल उसी को हमें चेक करना है, ठीक है। अगर हमने चेक किया है उसको, रेडियो बटन पे अगर टिक लगाया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 रेडियो बटन को टिक लगा दिया, मैंने इसको टिक लगा दिया, इसको टिक लगा दिया और इसको भी टिक लगा दिया, तो ये तीनों क्या हैं, चेकड हैं। तो जिसको जिसको चेक किया है केवल उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने जिसको जिसको चेक किया है तो उस पर क्या होगा,
यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र आंसर्स। यूज़र आंसर्स नाम का एक बोल्ड नाम का टैग है, उसके इनर HTML में, मतलब उसमें हमें डेटा को डिस्प्ले करना है, डेटा असाइन करना है उसमें। इनर HTML मतलब यहाँ पे डेटा आएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। तो उसके इनर HTML में क्या हो जाए, प्लस इक्वल टू लगा दिया हमने, ठीक है। प्लस इक्वल टू लगाने से क्या होगा, मतलब जैसे ये कंडीशन 3 बार सही हुई तो तीनों बार जो हमें डेटा मिलेगा तो वो सब इसमें असाइन करते जाना है। तो इसीलिए प्लस इक्वल टू, ये कॉन्केटिनेशन होता है, मतलब पहले जो है वो भी रहे, फिर नया जो डेटा आया उसी के साथ कंबाइन हो जाए, फिर नया आया उसी के साथ पुराने वाले के साथ कंबाइन हो जाए, तो प्लस इक्वल टू लगा दिया। ओके, तो अब मैं इसको सबमिट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब कंबाइन होते जा रहा है ना। पहली बार टिक किया है तो यहाँ पे पैरेट आ गया, दूसरे वाले में दिल्ली टिक किया है तो यहाँ दिल्ली आ गया, और ये सब कंबाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्यू लिखा है तो ये क्यू लिखा हुआ आ रहा है, और ये वन क्या आ रहा है, वन आईडी आ रहा है। जैसे ये पहले वाले रिकॉर्ड का आईडी 1 है, दूसरे का 2 है, या फिर इसको हमने क्या किया है, ई ऑफ आई डॉट नेम लिखा है। अब नाम क्या था, नाम तो हमने रेडियो बटन का क्या दिया है, आईडी दिया है, तो आईडी मिलेगा, ठीक है। तो पहले रिकॉर्ड का आईडी, दूसरा रिकॉर्ड का आईडी, और यहाँ पे ये प्लस कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है, स्ट्रिंग को और वेरिएबल को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। फिर हमने प्लस लगाया क्योंकि वेरिएबल के बाद स्ट्रिंग होता है तो फिर प्लस लगाते हो। फिर हमने लिखा था आंसर्स यू आर सेलेक्टेड। अब पहले का आंसर हमने जो सेलेक्ट किया है वो क्या है, पैरेट, तो ये हमें वैल्यू से मिलेगा, हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पैरेट, और जो भी वैल्यू होगी जिसको सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू आ रही है, सबकी नहीं आ रही, ठीक है। पहले रिकॉर्ड में हमने क्या सेलेक्ट किया, पैरेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पैरेट आ गया, ठीक है। वो लास्ट में ब्रेक टैग लगाया ताकि यहाँ पे ब्रेक से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, न्यू लाइन में आ जाएगा डेटा, ठीक है। इतना हमने किया, और इतना करने के अलावा ये जो डिसेबल वाला वर्क हो रहा है, ये आप देख रहे हैं ये डिसेबल होगा सारे रेडियो बटन। उसके अलावा ये जो डिस्प्ले हुआ आंसर वो हुआ है जेक्वेरी से, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जेक्वेरी का कोड है। यहाँ पे जेक्वेरी में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अगर जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रेडी हो गया, तो हमें क्या करना है, उसके लिए फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमने बता दिया कि जिसकी आईडी B1 है, ठीक है, जिस बटन की आईडी B1 थी, तो बटन पे अगर क्लिक किया है हमने तो हमें क्या करना है, हमें डॉट RB को शो करना है। डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास, और हैश का मतलब आईडी। तो जिसकी क्लास क्या है, RB है, तो RB किसकी क्लास है, मैंने क्या किया, ये जो लेबल था उसकी क्लास भी RB कर दी है, और ये ऊपर जो रेडियो बटन है उसकी भी क्लासेस RB रख दी है। कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास का, उसी नाम से फिर यहाँ पे यूज़ करना। तो उसको शो करवा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, शो करवा दिया तो ये हमारा जो पहले डिस्प्ले कॉलन नन था तो वो अब शो हो गया, ठीक है। तो ये शो होने लगा, डिस्प्ले कॉलन नन था पहले, अब ये शो हो गया। एंड हम चाहते हैं कि ये रेडियो बटन्स क्या हो जाएं, डिसेबल हो जाएं। तो डिसेबल कैसे होंगे, हमने लिखा जिसकी क्लास RB है, अगर उसका एट्रीब्यूट हमने क्या कर दिया, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट को ट्रू कर दिया, ठीक है। तो रेडियो बटन का जो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट है उसको ट्रू कर दिया तो ये डिसेबल हो गया, अब ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक है। ये मैं आपको पूरा डिस्प्ले भी कर देता हूँ ऊपर से नीचे तक, आप टाइप भी कर सकते हैं, और अगर इसका सोर्स कोड आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, views.py, this is the views.py and this is urls.py and this is models.py and ये कोड आपको लिखना है settings.py के अंदर। ओके, so friends, if you want the source code of this code, ठीक है, ये जो वीडियो आपने देखा इसमें जो कोड आप देख रहे हैं ये सोर्स कोड आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।